अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज कासमी। नाजरीन, 2 दिन पहले इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को सुबह 11:15 बजे एक सरकारी स्कूल जिसमें उनकी अहलिया जॉब करती हैं, उसके सामने से चंद नामालूम गाड़ियों में चंद नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। और फिर इस सारे वाक़े में मज़ीद ट्विस्ट उस वक्त आया कि कल ही रात को उन्हें अगवा के तकरीबन 12 घंटे के बाद फ़तेह जंग के मकाम पर छोड़ दिया गया। हम उनके इस अंदाज़ में अगवा की शदीद मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज़ जल्द उन नामालूम अफराद को गिरफ़्तार किया जाए और इस तरह गैर कानूनी तरीके से उनको उठाए जाने की करार वाकई सज़ा दी जाए। मैंने नामालूम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अभी तक अगवाकारों के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ सकी है, लेकिन चंद सो कॉल्ड दानिश्वरों और सहाफ़ियों के एक मखसूस तबके की तरफ से इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों पर लगाया जा रहा है। और उसकी वजह यह बयान की जा रही है कि क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब इदारों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे और इस तनकीद में वो अक्सर हदूद क्रॉस भी कर जाते थे, तो इस तनकीद का सबक सिखाने के लिए उनको इदारों ने अगवा कर लिया है। और जो दूसरी वजह बयान की जा रही है इस इल्ज़ाम की, वो इस सारे वाक़े की CCTV फुटेज भी है। इस फुटेज में ऐसा क्या है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसके लिए आप भी ये फुटेज देखिए। नहीं, वो कैमरा डालने वाला बयान सिताज की गाड़ी निकलने नजर आई। इसके तो पहले कुछ करे इतना पीछे बाकी सब हो गया किसी और ने फोन किया, किसी पुलिस वाले ने जी इसने मांगा। देखो ये कह रहे 2 बस फेंका किस फोन उड़ता हुआ आया है उधर गाड़ी के पास से फोन आया। खैर हो चाचू सकता है पहले मत्ती भाई ने फेंका हो सकता है। वो मत्ती की तरफ ही आए ना, मत्ती की गाड़ी की तरफ। बस वो आप ये भी मैंने उनका बने दे दिया, बस वो चला गया। मतलब आई वाज स्टैंडिंग अप कंप्लीट हो फिर कर देते। हाँ बाकी थोड़ा ज़्यादा रिवाइंड कर लो बेटा, देखें हो सकता है गाड़ी मोड़ के खड़ी हो। आपने ये फुटेज मुलाहिजा की, लेकिन ये फुटेज शायद इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, सिवाय उस एक सीन के जिसमें एक सफ़ेद डबल केबिन डाला नज़र आता है जिस पर पुलिस की लाइट्स लगी हुई हैं। अब इसी वाक़े की फुटेज को ज़रा एक और कैमरे की आंख से भी मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद हमारी कुछ और बातें भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। ये मतीउल्लाह जान के भाई मतीउल्लाह जान की जो आपने सुनी और आपने पूरा चाहे हुआ वो भी देखा कि किस तरीके से आज मतीउल्लाह को उठा लिया गया है। अभी उनके ऊपर कोई केस है या नहीं पता नहीं है। वो मत्ती भाई की तस्वीर भी आ गई। मत्ती भाई की तस्वीर भी आ गई है जी। मत्ती भाई इज विजिबल। मत्ती भाई नहीं फोन फेंका, मत्ती भाई नहीं फेंका। वो सामने वो जबरदस्ती वो गाड़ी में बिठा रहे हो। बेटा जरा रिवर्स करें। वो जबरदस्ती उठा रहे हो। अच्छा, वो साथ ही थे उस समय, मत्ती भाई बाहर ही थे जब टीचर ने मोबाइल दिया। अच्छा शोर की आवाजें आती ना, हमने डर के मारे देखा ही नहीं। अब यही चौकीदार कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं देखा। बेटा जरा रिवर्स करें। जी नाजरीन, आपने ये दोनों फुटेजेस मुलाहिजा की हैं। इनमें हमें नज़र आता है कि चंद गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उनमें से चंद लोग सिविल कपड़ों में बाहर आते हैं। मतीउल्लाह जान साहब को उनकी गाड़ी से निकालते हैं। इस दौरान मतीउल्लाह जान साहब अपना एक मोबाइल स्कूल के अंदर फेंक देते हैं। वो लोग दूसरी गाड़ी में मतीउल्लाह जान साहब को बिठाते हैं और आगे चले जाते हैं। जब मतीउल्लाह जान साहब को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तब कुछ लोग हमें पुलिस की यूनिफॉर्म में भी नज़र आते हैं। उन्हीं यूनिफॉर्म वाले लोगों में से एक शख्स स्कूल के गेट के ऊपर से स्कूल के अंदर फेंका जाने वाला मोबाइल हासिल करता है और फिर पुलिस का वो सफ़ेद डबल केबिन डाला
रिवर्स होता है और उसी सिमत में चला जाता है जिधर बाकी गाड़ियां गई थीं। इस फुटेज को और मोतीउल्लाह जान साहब के इदारों पर तनकीद को बुनियाद बनाकर वो मखसूस तबका जो पहले ही रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा बनने को हर वक्त तैयार रहता है, उसे अब खुलकर इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने का मौका मिल गया है। अगरचे उनके पास रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक भी सबूत नहीं है, लेकिन उनको रियासत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए सबूत की ज़रूरत ना तो पहले थी और ना अब है। हामिद मीर साहब पर हमले के वक्त भी इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई थी और उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तस्वीरें लगा कर ट्रांसमिशन चलाई गई थी और उन पर इस हमले का इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन आज तक इन इल्ज़ामात का किसी किस्म का कोई सबूत बिल्कुल पेश नहीं किया गया। बिल्कुल इसी तरह अब की बार भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन सबूत एक भी मौजूद नहीं है, सिवाय इस बात के कि अगवाकारों के साथ पुलिस की लाइट्स वाला एक डाला और चंद बावर्दी लोग भी मौजूद थे। तो ये चीज़ मामलात को थोड़ा मशकूक तो करती है, लेकिन क्या ठोस सबूत की गैर मौजूदगी में डायरेक्ट किसी इदारे का नाम लेकर उस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? अगर इस वाक़े से थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो हमें मोतीउल्लाह जान साहब पर तौहीन अदालत का केस नज़र आता है और जिस रोज़ उनको अगवा किया जाता है उससे अगले रोज़ सुप्रीम कोर्ट में उसी केस के सिलसिले में उनकी पेशी भी थी। ये केस कैसे दायर हुआ था? जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का केस तो आपको याद होगा। उस केस के रेफरेंस में मोतीउल्लाह जान साहब की भरपूर हमदर्दियाँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ थीं और जब 10 रुकनी बेंच में से 7 जज साहिबान ने केस FBR को भेजने का हुक्म दिया था, तो जहां फ़ायज़ ईसा साहिबान के दीगर हामियों ने धमालें डाली और मिठाइयाँ खाई थीं, वहीं मोतीउल्लाह जान साहब ने इस फ़ैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था और इस फ़ैसले को पानामा पार्ट 2 करार दिया था। उनके ख्याल में, बल्कि उनकी ख्वाहिश में, ये केस FBR में भेजे जाने के बजाय रेफरेंस को मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ही ख़त्म करके रेफरेंस भेजे जाने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसकी वजह से मोतीउल्लाह जान साहब बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे और उन्होंने हुकूमत और रियासती इदारों और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सोशल मीडिया पर मुसलसल टारगेट किया हुआ था। इसी चीज़ पर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था और इसी केस में अगवा वाले रोज़ से अगले रोज़ उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी होना थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही ये वाक़या हो गया। अब ज़रा इस केस को एक दूसरे एंगल से देखते हैं कि इस सारे वाक़े का फ़ायदा किसको हुआ है, कौन इस सारे वाक़े का बेनिफिशरी है। अगर थोड़ी देर के लिए मोतीउल्लाह जान साहब के हिमायती ग्रुप के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान भी लिया जाए कि उनको रियासती इदारों ने उनकी तनकीद से तंग आकर उठाया है, तो फिर ये देखना होगा कि क्या उन्हें इसका कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। एक भोंडे तरीके से मोतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया। नज़र आ रहा है कि किसी किस्म की कोई रैकी नहीं की गई। अगवाकारों ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि वो किसी CCTV कैमरे या किसी फुटेज में भी कैप्चर हो सकते हैं। उन्होंने किसी सुनसान रास्ते का, किसी सुनसान जगह का इंतखाब करने के बजाय उस स्कूल का इंतखाब किया जहाँ मोतीउल्लाह जान साहब की अहलिया साहिबा मुलाजमत करती हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने सरकारी यूनिफॉर्म वाले लोग और सरकारी गाड़ियों जैसी दिखने वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। यानी हर तरीके से, हर तरह से एक कमज़ोर तरीन प्लानिंग हमें साफ नज़र आती है। साफ पता चलता है कि अगवाकार ये चाहते थे कि उनकी शनाख्त छुप ना सके और सरकारी गाड़ियाँ और यूनिफॉर्म वाले लोग ना सिर्फ नज़र आएँ बल्कि रिकॉर्डिंग्स में भी कैद हो जाएं और फिर 12 घंटे के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। यानी इतना सब कुछ किया गया सिर्फ 12 घंटों के लिए, सिर्फ 12 घंटों के लिए। इन 12 घंटों में उन्होंने मोतीउल्लाह जान साहब से क्या हासिल किया? क्या इन 12 घंटों में मोतीउल्लाह जान साहब की इदारों पर तनकीद बंद हो गई या बंद हो जाएगी, या इस चीज़ से मोतीउल्लाह जान साहब के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी? ये जितनी पुअर प्लानिंग की गई है, इंटेलिजेंस इदारे इतनी कमज़ोर और बोदी प्लानिंग्स नहीं करते, और वो भी उस मकसद के लिए जिससे उन्हें फ़ायदा तो हासिल होना दरकिनार, उल्टा उस आदमी को फ़ायदा हो जाए और उसका नैरेटिव मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। इतनी कच्ची प्लानिंग, कमज़ोर प्लानिंग तो किसी कमज़ोर तरीन मुल्क की 3rd क्लास इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी नहीं करती, जितना इन लोगों ने पाकिस्तान की उन एजेंसियों के खाते में डाला है जिनकी जहानत और चालाकी से दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ खाइफ हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ख़ुद मोतीउल्लाह जान साहब को इस सारे सानहे से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ है। मोतीउल्लाह जान साहब तौहीन अदालत के केस का सामना कर रहे हैं
और सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले सहाफ़ी जानते हैं कि उनके केस में उनकी पोजीशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद उनको हमदर्दियां बहुत हासिल हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगवा होने की वजह से मैं अपने केस का जवाब भी तैयार नहीं कर सका और ना ही कोई वकील हायर कर सका हूँ, तो मुझे मज़ीद मोहलत दी जाए। और उन्हें ये मज़ीद मोहलत मिल भी गई है। सोचने की एक और बात यह भी है कि वो अपनी पेशी से सिर्फ 1 दिन पहले अगवा हुए थे, तो क्या उन्होंने वकील को हायर करना और अदालत में जमा कराया जाने वाला जवाब आखिरी दिन ही तैयार करना था? इससे पहले इतने दिन में तैयारी क्यों नहीं की गई थी? दूसरा अहम पॉइंट यह है कि इससे पहले वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे तो ज़्यादातर अकेले ही होते थे या चंद 1-2 साहिबान उनके साथ होते थे, लेकिन आज जब इस वाक़े के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं तो उनके साथ सहाफ़ियों और दीगर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी और उनको काफ़ी हद तक मीडिया कवरेज भी मिल रही थी, जो कि इससे पहले की पेशियों पर नापैद थी। इस तरह उनकी सपोर्ट में खातिर खा इजाफा हुआ है, ये उनको दूसरा फ़ायदा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इस वाक़े के बाद उनका नैरेटिव मजबूत हुआ है और इंटेलिजेंस इदारों पर एक और सवालिया निशान दोबारा से आ गया है। इस तरह से वो कोशिश जो मतीउल्लाह जान साहब बहुत अरसे से कर रहे थे और इदारों के ख़िलाफ़ एक मजबूत अपोजिशन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से मखसूस तबके के अलावा उनको कहीं पजीराई नहीं मिल रही थी, अब उनको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी जगह मिली है। चौथा अहम पॉइंट जो बहुत अहम है कि सुनने में आ रहा है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के घर जाकर उनकी अहलिया और बच्चों से मुलाकात की है। वही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिनकी हिमायत में मतीउल्लाह जान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ एक कंपेन लॉन्च की थी और ख़ुद पर तौहीन अदालत लगवा ली थी। अब उनकी हिमायत में काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी एक्टिव हो गए हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को गौर से देखा जाए तो सारे फ़ायदे मतीउल्लाह जान साहब को हुए हैं। इदारों को ये सब करने का एक सिंगल फ़ायदा भी नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। तो सोचने की बात यह है कि एजेंसियां ऐसे नुकसान का सौदा क्यों करेंगी। यहाँ पर चंद चीज़ों की तरफ मज़ीद तवज्जो दिलाना चाहूँगा, लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए आपको मतीउल्लाह जान साहब की अहलिया साहिबा की इस वीडियो को गौर से सुनना होगा। सुबह यही हुआ कि आजकल स्कूल हमारे बंद है और टीचर्स की 2 दिन की ड्यूटी होती है ऑफिस के काम देखने के लिए। तो मंडे को मेरी ड्यूटी थी, मंडे को भी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने गए और आज भी मेरी ड्यूटी थी। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर ड्रॉप किया और वो कह रहे थे मैं भी आ जाऊँगा, तकरीबन 1 बजे तक आपको पिक करने आऊँगा। और उसी दौरान मैं अपने कामों में बिज़ी थी, तो मेरे स्कूल का गेट बंद था। मुझे वैसे अपने स्कूल के बाहर तकरीबन 11:10 का टाइम था कि शोर की आवाज़ फील हुई और किसी आदमी ने जो यूनिफॉर्म में था, पिक कैप पहनी हुई थी, आई थिंक कोई पुलिस का था कि कमांडो था, मैं उसको जज नहीं कर सकी क्योंकि गेट बंद था, गेट के ऊपर से वो नज़र आ रहा था। उसने हाथ अंदर करके कहता है वो मोबाइल पकड़ाए, वो मोबाइल पकड़ाए, यानी उसने पॉइंट आउट किया। तो उसके बाद हमें समझ आई कि कोई मोबाइल गेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ जो दूसरी टीचर थी उन्होंने जाके वो मोबाइल उनको हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। तो हमारे ज़हन में सिर्फ ये था जैसे कोई बाहर कोई केस हुआ है, कोई चोर भाग रहा है, कोई पुलिस उसका पीछा कर रही है, यानी बिल्कुल ज़हन में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कोई मतीउल्लाह जान साहब के साथ ये वाक़या हो सकता है। और मैंने ये तमाम किस्सा अपनी जाके प्रिंसिपल को भी बताया। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया, प्लीज़ गेट बंद करवा दिए और सिक्योरिटी आपने देखी। और जब तकरीबन 1 बजे जब मैं स्कूल से फारिग होगी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आगे मुझे पिक कर लें। तो उस टाइम उनका एक नंबर बन जा रहा था जो टेलीनॉर का नंबर था और जोन के नंबर पे बेल जा रही थी, वो उसको पिक नहीं कर रहे थे। और उस टाइम भी मेरे ज़हन में यही था कि मे भी वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में बिजी होंगे या शायद इस वजह से कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अभी मैं ये सोच रही थी तो मेरे साथ जो मेरे स्कूल का जो पीएन है उसने मुझे कहा मैडम आपकी गाड़ी तो बाहर वेट कर रही है। मैंने कहा वो जब भी आते हैं मुझे बताते हैं। अब मैंने बाहर जाके देखा तो गाड़ी की फ्रंट सीट जो थी, ड्राइविंग सीट, वो मतलब ड्राइवर का दरवाज़ा खुला हुआ था और फाइल जो आई थिंक वो कुछ रीड कर रहे थे साथ वाली सीट पे बैठे हुए, और मोबाइल उसके ऊपर पड़ा हुआ था, चाबी लगी हुई थी और मत्ती साहब वहाँ पे नहीं थे। तो उस टाइम मुझे वो चौकीदार ने कहा मैं भी वो कोई चीज़ लेने गया हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, वो बड़ी एहतियात करते। मैंने गाड़ी बंद करवाई और मैं अंदर आई तो उस टाइम अचानक मेरे जहन में वो 10 बजे 11 बजे वाला वाक़या क्लिक हुआ कि वो शायद इसमें भी वो पीछे बात हो। फिर मैंने फ़ौरन 15 वालों को फ़ोन किया, उन्हें इतला दी, अपने देवर को फ़ोन किया, शायद अकबर अब्बासी साहब को फ़ोन कर लिया और बाकी उनके जो मीडिया के दोस्त हैं उन सबको इन्फॉर्म किया। और फिर सब लोग वहाँ पे आ गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और इत्तेफाक से जो मेरे स्कूल का जो कैमरा था, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हमारे 5-6 जगह के फोटी जाते हैं उसमें, तो मैंने उन्हें वो मेंशन किया कि इसमें मे भी रिकॉर्डिंग हो।
तो हेड की परमिशन से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दी। मैंने कहा आप चेक कर लें, और बस उन्होंने देखा तो वाकई उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, और कुछ लोग उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में, कुछ वाइट यूनिफॉर्म में भी थे और कुछ कह सकते हैं कि पुलिस के यूनिफॉर्म में थे इस तरह, और 3 से 4 गाड़ियाँ थी और तकरीबन 7 से 8 लोग थे। उन्होंने मुज़ाहमत की कि ना लेके जाए, लेकिन ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा के वो गाड़ियाँ आई गई होगी। ये हमें वीडियो के ज़रिए पता चला। जी, वीडियो आपने देखी। अब इस वीडियो से 3 बड़े सवालात पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1, इस वीडियो में मुतीउल्लाह जान साहब की अहलिया फरमाती हैं कि 10 बजे मुतीउल्लाह जान साहब उनको स्कूल छोड़कर गए और उन्होंने 1 बजे उन्हें लेने आना था। फिर वापसी के लिए उनकी अहलिया ने उन्हें 1 बजे के करीब फ़ोन किया, यानी उनको 1 बजे छुट्टी होना थी। तो अगर उनको 1 बजे छुट्टी होना थी तो 11:15 बजे मुतीउल्लाह जान साहब उनके स्कूल के बाहर क्या कर रहे थे? सवाल नंबर 2, मुती साहब की अहलिया ने यह भी फरमाया कि हमने 11-11:15 बजे बाहर शोर की आवाज़ सुनी और देखा तो एक पुलिस वाले ने गेट के ऊपर से मोबाइल मांगा, और फिर वो बताती हैं कि 1 बजे के बाद पियोन ने उनको बताया कि आपको लेने वाली गाड़ी तो बाहर आई हुई है। इसका मतलब ये है कि वो पियोन मुतीउल्लाह जान साहब की गाड़ी को पहचानता था। तो जब 11:15 बजे स्कूल के गेट के बाहर इतना बड़ा हंगामा हुआ था, तब से 1 बजे तक वो पियोन खामोश क्यों रहा, और उसने ये क्यों नहीं बताया कि ये गाड़ी तो 11:15 बजे से बाहर खड़ी है? सवाल नंबर 3, मुती साहब की अहलिया साहिबा खुद बता रही हैं कि मुती साहब के पास 2 फ़ोन्स थे। एक उन्होंने स्कूल के अंदर फेंक दिया, जो पुलिस वाले ने वापस हासिल कर लिया, जबकि दूसरा फ़ोन जब चौकीदार और मुती साहब की अहलिया गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी की सीट के ऊपर, फाइल के ऊपर पड़ा हुआ था। यहाँ एक ये सवाल पैदा होता है कि उसी फ़ोन को जिसको मुतीउल्लाह जान साहब ने स्कूल के अंदर फेंका था, पुलिस क्यों साथ लेकर गई और दूसरे फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया? और बकौल उनके कि ये सब इदारों ने किया है, तो फिर ऐसा क्या था उस फ़ोन के अंदर जो मुतीउल्लाह जान साहब नहीं चाहते थे कि पुलिस या इदारों के हाथ लगे? वो पुलिस और इदारों से क्या छुपाना चाहते थे? यहाँ एक बात काबिल गौर है कि मुतीउल्लाह जान साहब की PTM से हमदर्दियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मंजूर पश्तीन हो या मोहसिन दावड़, अली वज़ीर और गुलाल इस्माइल वगैरह, सबको मुतीउल्लाह जान साहब खुल के सपोर्ट करते हैं, और इन सब लोगों के पीछे NDS और रॉ की सपोर्ट भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसा क्या था उस फ़ोन के अंदर जो फ़ोन मुतीउल्लाह जान साहब इदारों के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे? इस सारे वाक़े में हमें मीडिया का, एक निजी मीडिया चैनल के एक सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब भी बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। इस वाक़े के फ़ौरन बाद उसी स्कूल में जाकर कवरेज करने और सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले पहले शख्स भी यही एजाज़ सैयद साहब हैं। और जब रात करीबन 12 बजे के करीब मुतीउल्लाह जान साहब को फ़तेह जंग के करीब छोड़ा गया, तो उस वक्त भी सबसे पहले एजाज़ सैयद साहब ही वहाँ पहुँचे और अपनी और मुतीउल्लाह जान साहब की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तो लगता है कि एजाज़ सैयद साहब और मुतीउल्लाह जान साहब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बहरहाल ये बात तो तय है कि अगर मुतीउल्लाह जान साहब के किसी अमल से रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के कानून के ख़िलाफ़ कुछ भी गलत हुआ है, तो उसके लिए उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए, और इस तरीके से उन्हें उठाना किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर मुतीउल्लाह जान साहब के इस मामले के पीछे कोई और गिरोह या ताकतें हैं, तो फिर भी इदारों को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस खेल से पर्दा उठाएं, ताकि असल कहानी, कहानीकार और कहानी के किरदार सब लोग सामने आ सकें। क्योंकि इस्लामाबाद में पुलिस के भेस में ऐसी वारदातें करने वाला गिरोह बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।